आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुन त्ज़ू की किताब आर्ट ऑफ वार के बारे में बराबर बात कर रहे हैं। और आज आर्ट ऑफ वार का 11वां चैप्टर, जो कि 9 परिस्थितियों की बात करता है, 9 कंडीशन, उसकी बात करेंगे। देखिए, अभी तक आपने जितना भी सुन त्ज़ू के बारे में पढ़ा है या आपने 1962 के भी युद्ध के बारे में सुना होगा इसी वीडियो के क्रम में, तो धीरे धीरे आपको परिस्थितियाँ स्पष्ट होती चली गई होंगी कि किस तरह आप उसको अब कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि चीन और जो भी एक विस्तारवादी नीतियाँ हैं चीन की 1962 में रही हों या उसके पहले भी अगर आप देखें तो जब चीन में जब सांस्कृतिक क्रांति एक तरीके से आई और जब माओ त्से तुंग ने उसकी अगुवाई करी और चीन में जो स्थापित सरकार थी उसको जाकर के फार्मोसा द्वीप या इसको ताइवान कहते हैं, वहाँ पे जाकर शरण लेनी पड़ी। तो उसके बाद से चीन में देखिए बहुत बड़े रूपांतरण सामने आने लगे। कभी इन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, कभी इन्होंने मंगोलिया का कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, कभी इन्होंने बात करी कि रूस का भी जो कुछ पोर्शन है इस समय उनके कब्जे में है। देखिए ये बराबर क्योंकि बराबर विस्तारवादी नीतियाँ थी उनकी। देखिए 2-3 चीज़ों को आपको और समझना पड़ेगा स्पष्ट तरीके से। चीन कहता था, अभी भी कहता है, आप मतलब पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थीं। चीन वाले कहते थे, मैं बात कर रहा हूँ सरकार की वहाँ की, कि रूस या सोवियत संघ, उसमें तो क्या रखा रखे सोवियत संघ था, सोवियत संघ हमारा बड़ा भाई है और जिस तरह उसका एक तरीके से विस्तार हुआ है हमको भी इसको ध्यान में रखना होगा। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मालूम चला कि वो उससे भी 4 हाथ आगे निकल गया है। देखिए रूस ने कभी भी किसी का एरिया कब्जा नहीं किया, वार्सा पैक्ट के थ्रू रहा हो या दूसरे एक संघ बना करके, चाहे उसमें पोलैंड हो, यूक्रेन हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, ये सब जो देश थे वो उसके साथ लगे थे। और जब वित्तीय अव्यवस्था फैली अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन के बाद, और जब ये अपनी इकॉनमी संभाल नहीं पाए और यहाँ और अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ ने जब वापस जाने का जब प्लान किया, तो उसके बाद जाकर के ये काफ़ी बड़ा पोर्शन उसके टूटते चले गए और अब सिर्फ रूस बचा है। यहाँ पर कंडीशन दूसरी होती है। चीन ने उसको एक आइडियल कंडीशन के तरीके से देखा और मालूम चला कि अपने बड़े भाई के ही क्षेत्र में कब्जा करने की बात सोचने लगे। व्लादिवोस्टोक की जो बात किया था अभी कुछ दिन पहले चीन ने, कि वो भी हमारा एरिया है, तो वो कुछ उसी तरीके की चालें थी। दूसरी बात क्या है कि जब आप चीन को देखते हैं तो माओ त्से तुंग है, उनका एक क्लियर कट करना था कि अगर आप देखें तो हथेली पाम की बात करते हैं इस तरीके से कि ये एक पाम है और उसके 5 अंग हैं, मतलब 5 उंगलियां हैं। तो अरुणाचल है, सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है, लद्दाख है, तिब्बत के लिए जिसको आज़ाद की तारीख पे आप। तो उन्होंने बहुत पहले कह रखा था कि ये जो चीन है वो ये बीच का जो पोर्शन है ये चीन है और हमको इसकी जो 5 एरिया हैं ये कब्जा करना है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति जो उस समय उन्होंने बोल दी थी उसके आधार पर चल रही थी। तो एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए था सभी को कि अगर इन्होंने बात बोली है तो कुछ सोच के बोला होगा। देखिए किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, चाहे वो एक तरीके से फिजी हो, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई बात बोलता है या कोई भी सरकार का अफसर या मंत्री कोई बात बोलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कारण होते हैं। तो उस समय ही यही चीज़ें थीं और लोगों ने एक तरीके से इनकी चालों को, इनकी सोच को कि विस्तारवादी सोच है, बहुत ध्यान नहीं दिया। पहले तो ये सोच एक दबे हुए वर्ग के तरीके से बात करते थे, लेकिन जब इन्होंने जब पूरे दुनिया को अपना जब डंपिंग ग्राउंड बना दिया कि हर सामान अपना ही बना के भेज रहे हैं और वहाँ के पूरी दुनिया की छोटी मोटी जो इंडस्ट्री थी ख़त्म हो गई और कोरोना फैला, तब दुनिया को समझ में आया कि जो है क्या चीज़ें थी। इसके पीछे बहुत सी तर्क हैं, कुछ कहते हैं इनका हाथ था, कुछ कहते हैं इनका हाथ नहीं था, लेकिन बात सही है कि आंकड़े छुपाए गए थे। बात ये भी सही है कि इन्होंने शेयर मार्केट के थ्रू इसी कोरोना काल में
यूरोप की, भारत की, अमेरिका की शेयर मार्केट में अपना कब्जा करना चाहा था। हमारे यहाँ तो एचडीएफसी बैंक का भी इन्होंने कुछ 1% से ऊपर शेयर ले लिया था। इसके बाद सरकार के कान खड़े हुए और इन पर तुरंत वो किया गया कि अब आप नहीं ले पाएंगे। और तो और अभी सुनने में भी आया कि एचएसबीसी बैंक जो है, हांगकांग संघाई कॉर्पोरेशन बैंक, एचएसबीसी ऐसे ही इसको है, उसका उन्होंने बताया कि जो है ब्रिटेन में कहा गया कि आपके यहाँ जो परमाणु संयंत्र पे जो काम कर रहे हैं उस पर काम नहीं करेंगे अगर आपने रोक लगाई। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, हम आप पर बैन करेंगे। तो हर जगह इनकी देखिए खुराफातें चल रही हैं। अब ये पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, कभी वित्तीय मामलों में, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। और युद्ध की बात धमकी दे ही रहे हैं, क्लब दिख ही रहे होंगे। कभी भारत की मामला रहा हो, पेगांग से जानने को पीछे तैयार नहीं है, फिंगर 4 के आसपास अपना कब्जा बना के बैठे हुए हैं। गलवान में क्या हुआ था आप सभी ने देख ही लिया है। साउथ चाइना सी में अमेरिकन पोत आ ही चुके हैं। मतलब हर देखिए हर तरफ से ये बिल्कुल एक ज्वलंत समस्या बन के बैठा हुआ है। सोच क्या है इनकी तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि ये जिन दो लोगों की चारधाराओं पर चलते हैं, माओ त्से तुंग और सुन त्जू, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सुन त्जू तो खैर 2500 साल लगभग पहले हुए थे, और माओ त्से तुंग का शायद कार्यकाल हम लोगों ने अपनी आज़ादी के साथ ही देखा था, लेकिन हम लोगों ने उसको तब भी नहीं समझ पाए थे। और परिस्थितियाँ चीन की तरफ से आज भी जिस तरीके से हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो माओ त्से तुंग और सुन त्जू के ही विचारों पर चलते आए हैं, जिसमें से सुन त्जू जो है वो ही ज़्यादा प्रचलित है। वो इसलिए प्रचलित हैं क्योंकि माओ त्से तुंग ने भी कहीं ना कहीं उनके ही विचारों को फॉलो किया होगा। क्योंकि आदमी देखिए कभी भी अपने जो भूतकाल है उनसे पिंड नहीं छुड़ा सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अपने भूतकाल को भूल जाए, असंभव। हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम 1962 की जंग को नहीं भूल सकते। हम उसमें अपनी हुई हार को नहीं भूल सकते। कहीं ना कहीं सामने आती है और वो चुभती है। तो चलिए हम आपको एक नए तरीके से आगे ले चलते हैं और हम बात करते हैं सुन त्जू की। और सुन त्जू बात कर रहे हैं अपने 11वें अध्याय में 9 परिस्थितियाँ, 9 कंडीशन। आपको 9 और 9 में अंतर ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। देखिए ये यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने देखिए 9 परिस्थितियों की बात क्यों करी। देखिए इन्होंने युद्ध की यहाँ पर बात करेंगे और 9 परिस्थितियों से इन्होंने बात करी है 9 मैदानों की, 9 फील्ड्स। 9 फील्ड्स की का क्या मतलब था इनका 9 प्रकार के मैदानों की बात करते हैं। 9 प्रकार के मैदान कौन है? एक्चुअली ये एक बात कहना चाहते हैं कि जहाँ पे हम युद्ध करने जाएं वहाँ पे 9 तरीके के ही वार फील्ड हो सकते हैं, युद्ध के मैदान हो सकते हैं, उसकी ये बात करते हैं। और उसकी परिस्थितियाँ कैसी कैसी होंगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए पहला ये बात करते हैं विस्तृत मैदान, दूसरा सरल मैदान, तीसरा विवादास्पद मैदान, कंट्रोवर्शियल फील्ड, चौथा खुला मैदान, ओपन फील्ड, पांचवा राजमार्ग को परस्पर काटते मैदान, ऐसे मैदान जहाँ पर बीच से हाईवे, नेशनल हाईवे गुजर रहा हो, गंभीर मैदान, कठिन मैदान, घिरा हुआ मैदान, और नवा है निराशाजनक मैदान। अब देखिए बहुत सी चीज़ें अब आपको यहाँ पे क्लियर और हो जाएंगी। इन्होंने आखिर मैदानों की जो बात करी है वो किस आधार पे करी है। देखिए इन्होंने कहा कि जब एक सरदार अपने ही क्षेत्र में लड़ रहा हो तो वो विस्तृत मैदान है, ठीक है। जब आप सेना या एक सरदार अपने क्षेत्र में लड़ रहा हो तो वह विस्तृत मैदान है। जब शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं और अपने क्षेत्र से बहुत दूर ना हो तो वो सुगम मैदान है। तीसरा, वह अधिकारपूर्ण क्षेत्र जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो वो विवादास्पद मैदान है। वह मैदान जिन पर हर पक्ष को आवाजाही की आज़ादी हो वो खुला मैदान है। वह मैदान जो 3 सन्निहित राज्यों की कुंजी बनाता हो।
ताकि वह जो इस पर पहले कब्जा कर लेता है उसके अधिकार में साम्राज्य का अधिकांश भाग आ जाए। राजमार्ग को परस्पर काटने वाला मैदान है। जब सेना एक शत्रु देश में घुस जाए तो उसके पीछे कई किलेबंद शहर हैं। यह गंभीर मैदान है। पहाड़, जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते, दलदल, पूरा देश जो यात्रा के लिए कठिन है, वह कठिन मैदान है। मैदान जिसमें संकीर्ण घाटियों के माध्यम से पहुंचा जाता है, जिसमें केवल पेचीदा रास्तों से पहुंचा जा सके और दुश्मन की एक छोटी संख्या हमारे सैनिकों को कुचलने के लिए पर्याप्त हो, तो यह घिरा हुआ मैदान है। वह मैदान जिस पर हम बिना देरी किए लड़कर विनाश से बच सकते हैं, वह निराशाजनक मैदान है। इसलिए विस्तृत मैदान पर न लड़ें, सरल मैदान पर पड़ाव न डालें, विवादास्पद मैदान पर हमला ना करें। तो देखिए, इस तरीके से इन्होंने अपने 9 मैदानों की बात करी है कि किस किस तरीके से वो चीज़ें हैं और इन्होंने उसको वहाँ पे आकर के डिफ्रेंशिएट किया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये इन युद्ध के मैदानों की जो बात करते हैं, अब उसमें ये युद्ध की क्या बात करते हैं। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि ये युद्ध की बात कहीं पर भी क्लियर कट कुछ नहीं करते, क्योंकि ऐसा है कि देखिए, इनकी जो विचारधारा है वो आज से 2500 साल पहले की है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आज से 2500 साल पहले की अगर हम बात करें तो नो डाउट उस समय इनके हिसाब से अगर हम देखें तो sun tzu अपने विचारों में बहुत आगे की बात करते हैं। अब 2500 साल पहले इसमें चीन की क्या परिस्थितियाँ थीं, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री वालों के उसका विषय है कि वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। लेकिन अगर आप उसको देखें तो ये बात सोच के समझ में आ जाती है कि वो अपने आज के उस 2500 साल पहले से बहुत आगे की बात करते थे। बहुत सी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखिए, कहीं पर भी खुल के कुछ नहीं बोलते, ये इशारों में बात करते हैं और आपको इनके इशारों को समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये कहते हैं, जिन्हें कुशल नेता कहा जाता था, वे जानते थे कि दुश्मन के सामने वाले और पीछे वाले हिस्से में कैसे फूट डालनी है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने फिर से फूट डालने की बात करी है। देखिए, लड़ने के पहले ही ये बाकी सारे तरीके उसका यूज़ करना चाहते हैं कि लड़ते समय शत्रु की सेना का जो ताकत है वो न्यूनतम हो जाए, मिनिमम हो जाए और आप उस पर अपनी मैक्सिमम फोर्स का यूज़ करें। तो क्या कहा कि कुशल नेता कौन है, जो दुश्मन के सामने वाले और पीछे वाले हिस्से में फूट डाल दे, उसके बड़े और छोटे भागों के बीच सहयोग ना होने दे, अच्छे सैनिकों बुरे सैनिकों के बीच सहयोग ना होने दे और इस तरह की कंडीशन पैदा कर दे कि अधिकारी अपने ही सैनिकों को आदेश न दे पाए। मतलब एक तरीके से बिल्कुल अव्यवस्था फैला दो, फूट डाल दो, ये इनकी चालें होती थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जब देखो, जब दुश्मन के शत्रु जब सैनिक जब इकट्ठा हो रहे हों तो कुछ ऐसा करो कि वो बिल्कुल फिर से बिल्कुल व्यवधान पैदा हो जाए, वो अव्यवस्थित हो जाए और किसी भी तरीके से उनको रोको कि वो काम ना कर पाए अपना। फिर कहते हैं कि जब यह उनके हित में होता है तो वो आगे कदम बढ़ाते हैं, अन्यथा रुके रहते हैं। तो भाई सही बात है, अगर आप बिल्कुल किसी के यहाँ इतना व्यवधान पैदा कर देंगे तो सोचेगा भाई आगे बढ़ना है कि रुकना है। उसके बाद क्या कहते हैं ये कि अब देखिए, यहाँ पर बड़ी एक अजीब चीज़ है। देखिए, हर देश का कोई ना कोई मर्म मूल्य होता है, कोर वैल्यूज़ होते हैं, उसको समझते हैं। क्या कहते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को जो सबसे प्रिय चीज़ हो वो कब्जे में कर लो, वो आपके अधीन हो जाएगा। देखिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी हम लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहा जाता है कि अगर आपको किसी को वश में करना है तो जो उसके सबसे प्यारी चीज़ है उसको वश में कर लो, तो अपने आप वो कंट्रोल में हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक इसका उदाहरण थोड़ा सा वैसे दे दूं। जैसे अभी आपने कहीं देखा होगा, किसी गाय को वश में करना हो तो उसके बछड़े या बछिया जो छोटा जानवर होता है उसका बच्चा, उसको घास दे करके कहीं पे कहते हैं ना, घास दे करके गाय को बुला लो, दिखा करके चली आती है। ऐसे आप किसी भी जानवर का बच्चा लेके आप चलने लग जाइए तो पीछे पीछे उसकी माँ चली आएगी। कुछ उसी तरीके की बात करते हैं ये।
प्रिय को वश में कर लो, वो पूरे उसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने कहा ना आपसे, इन्होंने पहले फूट डालने की बात करी, फिर एक तरीके से कहा कि दूसरे का व्यवधान पैदा कर दो, फिर तीसरे का आप क्या कह रहे हैं कि उसके प्रिय की कोई चीज़ को काबू में कर लो, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब वो देखिए कहीं पर भी ये युद्ध की बात नहीं करते, युद्ध के शुरू होने के पहले ही इस तरह काम करते हैं कि दुश्मन अपनी मिनिमम पावर से लड़े और आप अपनी उस पर मैक्सिमम पावर यूज़ करें। अब आगे देखिए, युद्ध के लिए चालाकी आवश्यक है, मैंने अगले लाइन में कह दिया। वो चीज़ मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ चीन के साथ, और इनके जो पहले अध्याय से ही चालाकी, फूट डालना, इसकी बात करते हैं। आगे देखिए, दुश्मन के तैयार ना होने का लाभ उठाएं, अप्रत्याशित मार्गों से अपना रास्ता बनाएं, उन बिंदुओं पर हमला करें जिस पर वो जागरूक ना हों। देखिए ये चीज़ जो है बहुत पहले से हम देखते आए होंगे अपने भारतीय सैन्य इतिहास में भी, कि जब भी तुर्कों का, अरब वालों का, मुग़लों का अटैक हुआ और राजपूत परंपरा जो थी वो सीधे जाकर के सुबह सुबह तैयार होकर खाना पीना खाए और लड़ने बैठ जाते थे। कभी भी तुर्कों ने, मुग़लों ने उस तरीके से अटैक नहीं किया, रात में हमला करते थे और जब लगता था कि वो हारने वाले हैं तब हमला करते थे। एक रिज़र्व अपने पास रखते थे, जब आप थक जाते थे तो उसके द्वारा अटैक होता था। और तो और अभी बिल्कुल अगर आप लास्ट टाइम पे आएंगे तो आपको देखेगा कि अफ़गानिस्तान से नादिर साहब, अहमद साहब अब्दाली वगैरह जिनका अटैक हुआ है तो बिल्कुल मराठों के टाइम में आकर के होता है। तो आप देखेंगे कि उनके पास ऊँट पर लदी हुई छोटी छोटी तोपें होती थीं। तो बिल्कुल अपने दुश्मन को एक तरीके से, किसी भी तरीके से तैयार मत होने दो, उस जहाँ तैयार ना हो वहाँ पे अटैक करो। तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये रखते थे। देखिए आज की अगर आप तारीख में देखिए तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि भारत में जो उग्रवाद है या जो भारत में एक तरीके से नक्सलवाद है, ये तो चीन की देन है। क्योंकि माओ के साहित्य उनके पास से मिलते हैं तो ये तो इग्नोर कर ही नहीं सकते कि ये चीन की देन नहीं है। तो उनके पास भी देखिए, वो जब हमारे जब पैरामिलिट्री फोर्स जब जाते हैं तो वो उसी रास्ते से हमला करते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सोचने का वो ना मिले। आईडी ब्लास्ट हो, आरडीएक्स लगाए गए हों, या आप कभी किसी और एरिया से होकर के गुजरें तो उसी समय पर वो अटैक करेंगे जब आप बिल्कुल सोच ना पाएँ, और वहीं पर करेंगे जब आप बिल्कुल जागरूक ना हो। चारा दे के फंसाने की बात थी जो पिछले चैप्टर में किया गया था। तो ये तो होता था कि अचानक किसी पैरामिलिट्री फोर्स की किसी टुकड़ी को बता दो कि वहाँ पर हमला होने वाला है या वहाँ पर किसी को किडनैप कर लिया गया है, वो बचाने आएंगे, जब उतरेंगे तब उन पर अटैक कर दो। तो ये जो तरीके हैं वो अभी भी आप देखिए भारत में तो नक्सलवादी अपनाते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि वो भारत में ना अपनाई जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ कहते हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से जो हमले करने की बात है उसकी है कि जितना ज़्यादा आप दूसरे दुश्मन देश में प्रवेश कर जाएंगे, आपके सैनिकों में उतनी ज़्यादा एकता हो जाएगी और फिर आपको दुश्मन नहीं जीत पाएगा। देखिए इसकी सीधी सी बात ये है कि उसका जो कारण है वो ये है कि एक ये पहली चीज़ है कि मनोवैज्ञानिक है, जहाँ तक मेरा मानना है। उसका कारण क्या है कि जब आप दुश्मन देश पर हमला करने के लिए बिल्कुल अंदर घुस गए तो आपके सैनिकों को ये बिल्कुल आभास होगा कि हाँ देखिए हमारे पास बहुत पावर है, हम सामने वाले को कुछ समझेंगे नहीं। और सामने वाले जो दुश्मन देश के लोग हैं उनको ये लगेगा कि ये इतना अंदर आ चुके हैं, इनके पास तो बहुत पावर है जो इतने अंदर तक आ गए। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, सप्लाई चेन। हम आर्मी को अपनी सप्लाई कैसे करेंगे? और पहले की बात देखिए दूसरी थी, अब फिर सप्लाई लाइन की बात खड़ी होती है। तो देखिए ये किताब तो बहुत पहले लिखी गई है, मैंने बताया आपको लगभग ये 2500 साल के पहले ये हुआ करते थे, लगभग 2,500 साल पहले ये sun tzu। 2300 तो इनका है ही है जन्म की तारीख आज से। तो उसके आगे क्या लिखते हैं सप्लाई के लिए कि ऐसा करो कि दुश्मन देश की जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर कब्जा कर लो, तुमको सामान वहाँ से मिल जाएगा।
आज ही कितना प्रासंगिक है अब देखने की बात होगी, क्योंकि देखिए आज की तारीख में चीज़ें बदल गई हैं। आज की तारीख में हम सबसे पहले एयरफोर्स का यूज़ करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, उसके बाद आर्मी का डिप्लॉयमेंट शुरू होता है, और अगर रसद आपूर्ति अगर अब चाहिए होती है तो उसके लिए एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के थ्रू या मालवाहक विमानों के थ्रू अपना सामान पहुंचाता रहता है। तो आज की इन परिस्थितियों में और तब की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का थोड़ा सा ये अंतर आया है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में युद्ध लंबे चक कितना चलते हैं। देखिए अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, ये युद्ध इसलिए लंबे चल गए क्योंकि इसमें महाशक्ति ने लड़ा था, अमेरिका ने, और कारपेट बॉम्बिंग करने में उनकी महारत हासिल थी, और उन्होंने उसको 2001 में अफ़गानिस्तान की पूरी तोरा बोरा पहाड़ी और लादेन को खोजने में करके दिखा दिया था कि देखिए साहब हम ये कर सकते हैं। फिर उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इराक ईरान के युद्ध में इराक पर भी उन्होंने इस तरीके से अटैक किए थे। तो कहीं ना कहीं उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्या आज की तारीख में कोई और देश ऐसा कर सकता है? अगर आप अब की बात करेंगे तो दुनिया में ऐसे घूमते टहलते हुए हमला करने की जो कला है सिवाय अमेरिका के और किसी में अभी तक तो नहीं है। चीन भले अपने आप को बोल दे कि हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन चीन की देखिए परिस्थितियों में और अमेरिका की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। चीन अब जो है कोरोना काल में बिल्कुल डॉन बन के नेगेटिव रोल में सामने आ चुका है। अमेरिका के साथ प्लस पॉइंट ये था कि अमेरिका ने जब सब काम जब शुरू किए थे तो वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर बम का सपोर्ट उसको हासिल था, उसने यूज़ किया था सही। और वारसा पैक्ट और नाटो के चक्कर में सोवियत संघ बिल्कुल एक तरीके से उसके सामने खड़ा था। तो टेस्टिंग ग्राउंड दुनिया को बनाने वाले यही दो गुट थे, नाटो और वारसा पैक्ट। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां किस तरह बदल गई वो एक अलग मैटर है, कभी उस पर आराम से चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि सप्लाई लाइन अब हम क्या करेंगे, तो ये तो बहुत अब कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी कि अब आप कितना लंबा युद्ध करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए इन्फॉर्मेशन वारफेयर आने के बाद और एक तरीके से सेटेलाइट तक को गिराने की कला आने के बाद युद्ध अब जो होंगे तेज होंगे, छोटे होंगे, और उसमें हम अपनी हर तरह की कलाओं का प्रदर्शन कर डालेंगे। अब आप देखिए साइबर वॉर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, स्पेस वॉर एक नया कॉन्सेप्ट आया है। कोई भी हमला करने के पहले साइबर वॉर पहले होता है, या तो हमले के तुरंत पहले या फिर हमले के तुरंत बाद। तो हम खुद चाहते हैं कि दुश्मन देश अपने कंप्यूटर्स का या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का या स्पेस का या सैटेलाइट का यूज़ ना कर पाए। तो हम हर वो चीज़ करते हैं जिससे कि सामने वाला उसको ना कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर वारफेयर, ये सब चीज़ें नई नई कॉन्सेप्ट सामने आ गए। तब उसके इस टाइम में अब सप्लाई लाइन की कितनी बात होगी और कितना अंदर जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि बिना अंदर गई पूरा कब्जा कर लें दुश्मन देश पे। तो अब ये थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। इसके बाद कहते हैं देखिए सैनिकों पर अपने अध्ययन करते रहिए और उन पर बहुत अधिक दबाव मत डालिए, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करें, शक्ति बढ़ाएं, और सेना को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहिए। एक चीज़ इसके आगे ये लिखते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन युद्ध के हिसाब से ऐसी परिस्थितियां हमेशा खड़ी होती हैं। हर युद्ध में इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जहाँ पर आकर के एक तरीके से सैनिक नेताओं को सोचना पड़ता है कि अब क्या हो। उन्होंने लिखा है कि अपने सैनिकों को उस अवस्था में छोड़ दें जहाँ पर वो पलायन न कर पाएँ, और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राथमिकता दें। अगर वो मृत्यु का सामना करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो प्राप्त ना कर सके। अधिकारी और सैनिक समान रूप से अपनी ताकत लगा देंगे। तो यहाँ पे आकर के इन्होंने वीरगति की बात की है। देखिए हम आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले कुछ क्लियर बातें कर दें कि जब पलायन न कर पाएँ तो वीरगति की प्राथमिकता देंगे, जाहिर सी बात है। 1962 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चीन के ही के जो चीन के हैं और चीन की परिस्थितियों की बात करना ही अब यहाँ पे सही होगा। देखिए जब ये युद्ध चल रहा था 1962 का, तो बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया था।
तब तो आने में 21-21 दिन लगते थे उस जगह पहुंचने में, क्योंकि हमारे पास सड़क भी नहीं था। वहाँ पर जब देखा गया महीनों के बाद, सालों के बाद, तो ये पाया गया कि उस क्षेत्र में लोगों ने मरने के समय भी उनकी जो उंगलियां थीं वो उनके ट्रिगर पे थी। इसका मतलब है कि वो मरते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो ट्रिगर पे उनकी उंगलियां थी। एक जगह कोई जिक्र आता है, अक्सर हम सुनते होंगे, एक किसी सूबेदार जसवंत सिंह जी का, उनके बलिदान की अगर बात करी जाए, क्योंकि मैं, हालांकि ये यहाँ पे एक लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम अपने जो वीर गति को प्राप्त जो सैनिक हैं उनका पूर्ण सम्मान करते हैं। बता दें कि जसवंत सिंह जी उस क्षेत्र में जब वीर गति को पाए तो कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा उस सेक्टर में आपको टहलते मिल जाएगी। वहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है और सेना आज भी उनको बराबर छुट्टी पर भेजती थी और प्रमोशन मिलता रहा, उनके नाम की सैलरी कटती रही, सैलरी उनके घर भेजी जाती रही। छुट्टी पर भेजने के लिए उनके साथ बाकायदा ट्रेन के 2-3 स्लीपर या एसी कोच, मतलब एसी बर्थ बुक होती थी। 2 लोग सेना के जाते थे, उनका जाके घर पे सामान रख के आते थे। फिर उनकी छुट्टी जब पूरी ख़त्म होती थी तो सेना के लोग जाते थे, उनका सामान लेके आते थे। उसके बावजूद भी कहते थे कि सीमा पर टहलते हुए उनकी आत्मा सैनिकों को अक्सर दिखती थी, चीनियों को भी दिखती थी। और जब चीनी अपने कुछ खुराफात करने वाले होते थे तो 1-2 दिन पहले आकर के सेना के अफसरों को सपने में, जसवंत बाबा कहते हैं उनको सेना में, अब जसवंत बाबा अपने आकर के सपने में बता जाते थे कि देखो भाई ऐसा होने वाला है चीन की तरफ से। उनके जो मंदिर में उनका जो बिस्तर रखा हुआ है बॉर्डर पे, जो बिस्तर लगता है और जो जूते रखे जाते हैं उनके बिस्तर के बगल में, कहा जाता है कि उस पर सिलवटें होती हैं और जूते पे वैसी ही मिट्टियाँ और कीचड़ होती हैं जो कि उनके उस फील्ड में होती हैं। इसका मतलब है कि जूता पहन के जाते होंगे। तो देखिए, हमने वहाँ तक जाकर के सैनिकों ने हमारे बलिदान दिया है उस लेवल पे कि आज वो वीर गति होने के बावजूद भी उनकी आत्मा उस एरिया में टहल रही है। तो सुन त्सू क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि क्या होता है बलिदान, हम बताएंगे क्या होती है वीर गति। सुन त्सू सिर्फ चाल चलने वाले और खुराफात और फूट डालने की बात करने वाले सुन त्सू के समझ में कभी से चीज़ें नहीं आ सकती। इतना अच्छा बलिदान अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भारतीय दे सकता है, चीनियों में कभी इतनी हिम्मत नहीं रही। दूसरा, ये भी कहा जाता है कि कुछ सैनिक जब वहाँ पर जब बलिदान को जब प्राप्त हुए तो कुछ बहनें थीं लद्दाख की, वो उनकी साथ जो हैं, जब सब सैनिक जब मर गए तो क्या करते आखिर सैनिक बेचारे। तो जो सिविलियंस नागरिक थे, जो वहाँ कहा जाता है कि लद्दाख की 2 बहनें थीं, वो सैनिकों को, जो शहीद हो गए सैनिकों थे, उनके पास से गोली और बम लाकर देती थी। बाद में वो दोनों बहनें भी यहाँ पर शहीद हुई हैं। तो सुन त्सू जो जिस चीज़ की बात तब कर रहे थे वो सिर्फ फूट डालो कर की बात थी, अंतिम समय में आकर के जब कुछ बात ना काम करे। जितना अच्छा भारतीयों ने वीर गति को दिया है, चीन की अगली 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी उस चीज़ को नहीं पा पाएगी। अब आगे लिखते हैं, सैनिक जब निराशान्वित स्थिति में होते हैं तो उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता। अगर बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा तो वो दृढ़ता से डटे रहेंगे। अगर वो शत्रु देश में है तो हठी रवैये का प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके लिए कोई मदद नहीं मिलती है तो भी बड़ी बहादुरी से लड़ेंगे। देखिए, ये तो एक सैनिक का मनोविज्ञान है, और सैनिक का मनोविज्ञान वो इसलिए है कि वो जिस परिस्थिति में लड़ता है उस परिस्थिति में कोई नहीं लड़ सकता। तो इसलिए आज की तारीख में अगर देखेंगे तो आपको सैनिक का मनोविज्ञान समझना ही पड़ेगा कि सैनिक चाहता क्या है। उसी चीज़ का जिक्र यहाँ पे सुन त्सू ने किया है, क्योंकि चैप्टर लंबा है और हमें पता है कि आपकी शायद एकाग्रता जवाब दे सकती है। इसलिए अभी हम इसका जो दूसरा पार्ट होगा, हम उसमें आपसे इसकी आगे की बात करेंगे। अब आपसे हम इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।